हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं कुमार अवनीश आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हमारी हिंदी वर्णमाला की 3 क्लास हो चुकी हैं और आज हमारी हिंदी वर्णमाला की लास्ट क्लास है। ठीक है, लास्ट पार्ट है, इसे अच्छे से देखिएगा। और आगे की जो 3 क्लास हो चुकी हैं, अगर नहीं आपने देखी हैं तो उन क्लासों को आप जा कर के पहले देखो, उसके बाद ये चौथा क्लास को देखिएगा। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारी वीडियो या हमारा जो तरीका है पढ़ाने का, जो हम समझाने की तुम्हें कोशिश कर रहे हैं, अगर समझ आ रहा है तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। आज हमारा हिंदी का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो हम चल रहे थे लास्ट भाग में उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद, उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद चल रहे थे। अब इसमें जैसे कि ए और ऐ, जैसे ये है, तो यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि भैया ये स्वरों में किस टाइप में रखा था, तो जब स्वरों में हमने बात की थी तो ये तालु में आ जाता है। लेकिन ये तालु में आ तो रहा है, लेकिन अगर तालु ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप इसको कैसे समझेंगे? तो आप समझने की कोशिश करें कि ये 2 वर्णों से मिलकर के बना है, आ और ई से मिलकर के बना है। तो आ आपका कंठ से बनेगा, आ किससे बनेगा? आपका कंठ से बनेगा। और ई जो है आपकी किससे बनेगी? तालु से बनेगी। तो ये जो दोनों वर्ड हैं ये आपके किससे बन रहे हैं? ये आपके कंठ तालु से बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं? ये आपके कंठ तालु से बन रहे हैं। ऐसे ही दूसरे नंबर का वर्ड है उच्चारण के स्थान पर ओ और औ। तो यहाँ पर आपको ये देखना था ये भी कैसे बन रहे हैं। तो इसका निर्माण होगा अ प्लस उ से। तो ये किससे बन रहा है? क से बन रहा है, ये कंठ से बन रहा है। और ये आपका किससे बन रहा है? ओष्ठ से बन रहा है। तो इसका तात्पर्य ये है कि ये जो वर्ड बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं? कंठोष्ठ से बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं? कंठोष्ठ से बन रहे हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से इनको समझिएगा कि इनका जो निर्माण हो रहा है वो किन से हो रहा है? कंठोष्ठ से हो रहा है। साथ ही में आपका एक वर्ड और बचता है जिसे आप दंत्योष्ठ वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत्योष्ठ वर्ड कहते हैं, दंतोष्ठ। ठीक है, और दंत्योष्ठ वर्ड में मतलब कहने का मतलब है दंत प्लस ओष्ठ, इन दोनों का प्रयोग हो जाता है। तो वर्ड होता है हमारा उआ। क्या होता है? उआ होता है। हम इसको दंतोष्ठ वर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक उच्चारण के आधार पर इनको कंप्लीट कर दिया था और 2 पॉइंट हमारे बचे थे, कंठ तालु और कंठोष्ठ और दंतोष्ठ, वो हमने आपको समझा दिए। अगर कंठ से और ओष्ठ से अगर कोई वर्ड प्रयोग हो रहा है, जैसे ओ और औ, तो उनको कंठोष्ठ बोलेंगे। और कंठ से और तालु से कोई वर्ड प्रयोग हो रहा है तो उनको कंठ तालु बोलेंगे। और दंत से और ओष्ठ से कोई वर्ड प्रयोग हो रहा है तो हम उसको दंत्योष्ठ बोलेंगे। मित्रों, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखिएगा इससे आगे, अब देखो हमने आपको व्यंजन स्वर पढ़ा दिए, स्वर के बाद में व्यंजन पे चल रहे थे। अब व्यंजन में कुछ विशेष शब्दावलियाँ हैं, उनको देखते हैं और उसके बाद में आपको 2 वर्ड और बताएंगे जो आयोग भाव होते हैं। कौन से होते हैं? आयोग भाव होते हैं, जो वर्णमाला का तीसरा प्रकार होता है। तो हम विशेष शब्दावलियों की बात करते हैं। ठीक है, विशेष शब्दावलियाँ कौन सी हैं जो कि आपको अच्छे से समझनी है। ठीक है, विशेष शब्दावलियाँ, जैसे कि बात आती है संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? आपके संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो संघर्षी व्यंजन तो आपको समझना है कि जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु संघर्ष करे, उच्चारण करते समय प्राणवायु क्या करे? संघर्ष करे। उन्हें हम संघर्षी वर्ड के नाम से जानते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो इनकी संख्या होती है सर 4। कितनी होती है इनकी संख्या? इनकी संख्या 4 होती है। और इनमें कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं? तो इसमें तीनों सा आ जाएंगे और आपका चौथा जो वर्ड आ जाएगा वो कौन सा आएगा?
हा आ जाएगा। इनको हम संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। अगर इनका अन्य नाम पूछा जाए तो इन्हीं को उष्ण या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उष्ण या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो देख लो अच्छे से, मैंने बात की है संघर्षी व्यंजनों की। अगर उष्ण या ऊष्म व्यंजन की बात करें तो इस नाम से हम पहले से आपको पढ़ा चुके हैं। लेकिन अगर ऊष्म और उष्ण व्यंजन के नाम से नहीं पूछ रहा है और पूछ रहा है कि संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, तो हमने उसके लिए आपको बता दिया कि जिनका उच्चारण करते समय प्राण वायु संघर्ष करे उन्हें हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इसमें स और हा, मतलब तीनों सा और हा आ जाते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं। स्पर्श संघर्षीय व्यंजन, स्पर्श संघर्षीय व्यंजन। तो लिखिएगा, इसका भी उच्चारण लिख लो। उच्चारण करते समय प्राणवायु, उच्चारण करते समय प्राणवायु अधिकतर, उच्चारण करते समय प्राणवायु अधिकतर मुख्य अवयवों से स्पर्श करती है। उच्चारण करते समय प्राणवायु अधिकतर मुख्य अवयवों से स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। आप सीधा भी लिख सकते हो कि उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख्य अवयवों से स्पर्श करती है, मुख्य अवयवों से स्पर्श करती है, इसलिए इनको संघर्ष स्पर्शी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। और इनकी संख्या जो होती है दोस्तों, वो इनकी संख्या अगर पूछता है तो संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें आपकी च, छ, ज और झ, ये 4 वर्ड होते हैं जिन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। जो आपका च वर्ड होता है, इस च वर्ड में अगर आप ड को हटा दोगे तो चारों व्यंजन आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से जाने जाएंगे। अब लिखते हैं संघर्षहीन व्यंजन, कि जो संघर्षहीन व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिनको बोलते समय संघर्ष करना ही नहीं पड़ता। तो लिखिएगा, संघर्षहीन व्यंजन। डायरेक्ट इनकी परिभाषा दे दो, जिनके उच्चारण में संघर्ष नहीं करना पड़ता, संघर्ष नहीं करना पड़ता है। इनकी जो संख्या होती है वो संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसमें य और ओ, इसमें कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं? इसमें अंत्यस्थ व्यंजन वाले 2 वर्ड आ जाएंगे। एक आपका य आ जाएगा और एक आपका ओ आ जाएगा। साथ ही एक बात और बता दें दोस्तों कि इनमें ये दोनों को अर्धस्वर, इन दोनों को अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है। पुनः हम एक बार इन तीनों वर्डों को फिर से बता देते हैं। जो 3 शब्दावलियां हैं, अगर हम बात करें संघर्षी व्यंजन, तो जिनके उच्चारण करते समय प्राण वायु संघर्ष करे उनको संघर्षी व्यंजन कहते हैं, या उष्ण व्यंजन कहते हैं, या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, जिनमें तीनों सा और आपका हा आ जाएगा।
साथ ही दोस्तों हम अगर बताएं आपको कि स्पर्श संघर्षीय व्यंजन कौन से होते हैं, तो जिनके उच्चारण में अधिकांश क्या होता है, अवयवों का जो प्राणवायु है उसका अवयवों से स्पर्श होता है, उनको हम क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इसमें च, छ, ज और झ चारों वर्ड आ जाती है। अगर संघर्षहीन व्यंजन की बात करें तो जिनके उच्चारण में संघर्ष नहीं करना पड़ता है, जिनके उच्चारण में संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उनको हम संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, य और उ। और ये जो य और उ हैं, इन्हीं को अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, इनको आपने लिख लिया होगा, साथ ही चाहो तो नोट करते हुए चले जाओ, मिटा देते हैं इनको। अब चलेंगे अगले शब्दावली पे चलेंगे। तो अगली जो शब्दावली है आपकी वो है नासिक्य व्यंजन। कौन सा व्यंजन है, नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन के बारे में बताएं तो उच्चारण करते समय अधिकांश प्राणवायु नाक द्वारा या नाक के माध्यम से बाहर निकलती है। अधिकांश प्राणवायु नाक के माध्यम से बाहर निकलती है। इन्हें हम नासिक व्यंजन के नाम से जानते हैं। बोलते समय प्राणवायु मुख से बाहर निकल रही है और साथ ही साथ नाक से ज़्यादा वायु बाहर निकल रही है। इनको नासिक या अनुनासिक व्यंजन के नाम से जानते हैं। और इनकी संख्या जो होती है मित्रों, वो संख्या इनकी 4 होती है। इसमें आपका येड़ा आ जाएगा, आपकी येड़ा आ जाएगी, आपके येड़ा आ जाएगी और ना आ जाएगा और माँ आ जाएगा। ये चारों वर्ड आपके नासिक या अनुनासिक के वर्ड के नाम से जाने जाएंगे। अगली जो शब्दावली आती है आपकी, वो अगली शब्दावली होती है पार्श्विक व्यंजन। कौन सा होता है, कौन सी शब्दावली है, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन सा व्यंजन है दोस्तों, पार्श्विक व्यंजन। तो आपको ध्यान रखना है कि बोलते समय प्राणवायु जीव के दोनों बगलों से क्या करे, बाहर निकल जाए। बोलते समय प्राणवायु जीव के दोनों बगलों से निकल जाए तो हम उसे पार्श्विक व्यंजन के नाम से जानते हैं। उच्चारण करते समय प्राणवायु जीव के दोनों बगलों से या पार्श्व से बाहर निकल जाए तो उसको क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 1 होती है, जिसमें क्या आता है, आपका ल वर्ड आता है। कौन सा आता है, आपका ल वर्ड आता है। अब दोस्तों आगे जो शब्दावली है उसका नाम है प्रकंपित वर्ड। क्या नाम है उसका, प्रकंपित वर्ड या प्रकंपित व्यंजन। ठीक है, प्रकंपित व्यंजन। और प्रकंपित व्यंजन की भी जो संख्या होती है, संख्या वो 1 होती है। इसको लुंठित व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। लुंठित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें आपका क्या आता है, र आता है। क्या आता है, र आता है। इसकी परिभाषा लिख लो, लिखिएगा। उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग, उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग झटके से नीचे गिरता है। तो हमने क्या बताई इसकी परिभाषा, उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग झटके से
नीचे गिरता है, नीचे गिरता है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, नासिक व्यंजन, इसमें 3 आपकी ड़ मतलब वर्ग का पंचम अक्षर आ जाता है। पार्श्विक व्यंजन, उच्चारण करते समय प्राणवायु जीव के दोनों बगलों से या पार्श्व से बाहर निकल जाती है, इसमें आपका क्या आता है, ल आता है। प्रकंपित व्यंजन, उच्चारण करते समय जीव का अगला भाग झटके से नीचे गिरता है, तो हमको क्या कहते हैं, उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, या इसको लुंठित व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, इसे लुंठित व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। आपकी एक शब्दावली बची है जिसे बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, जो शायद मैंने पहले करा भी दी है, आपको ध्यान होगा, उत्क्षिप्त व्यंजन। और उत्क्षिप्त व्यंजन जो होता है उसमें 2 वर्ड आते हैं। कौन से आते हैं, 2 वर्ड आते हैं, एक ड और एक आपका ढ। इसकी अगर परिभाषा देखोगे तो परिभाषा है कि उच्चारण करते समय जीभ में 2-3 बार क्या लगे, झटका लगे। ठीक है, उच्चारण करते समय जीभ में 2-3 बार क्या हो, झटका लगे, तो हम उसको दोस्तों लुंठित वर्ग वर्ड कहते हैं। और इस लुंठित का जो अर्थ होता है वो होता है उछलना या फेंकना। क्या होता है, उछलना या फेंकना। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों। अब देखो, वर्णमाला के हमने 3 भेद बताए थे। वर्णमाला के 3 भेद बताए थे। तो हमने वर्णमाला के 3 भेदों में आपको क्या बताया था, स्वर बताए थे। स्वर की संख्या हमने कितनी बताई थी, 11 स्वर बताए थे। उसके बाद में हमने व्यंजन बताए, व्यंजन कितने बताए, 33 बताए। ठीक है, और कहीं पर आपको हमने मतलब 33 से 39 बताए थे। फिर उसके बाद में आयोग बहा, और आयोग बहा की संख्या हमने कितनी बताई थी, 2 बताई थी। तो आप इनको जोड़ दो, 39 और इतने 11, 50, 50 2 52, इनकी संख्या कितनी होगी, 52 होगी। अब आयोग बहा, तो गुरु कामता प्रसाद के अनुसार, गुरु कामता प्रसाद के अनुसार जो वर्ड न स्वर में और न व्यंजन में प्रयोग हों उन्हें आयोग बहा कहा जाता है। ठीक है, इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 2 है। एक होता है आपका ये अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। इसका नाम क्या होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं अनुस्वार और इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग। इसका जो प्रयोग है आप कैसे करते हो, जैसे आपने किया अंक, क्या किया, अंक। ठीक है, इसका प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही संजय, इसका प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही संविधान, किसका प्रयोग हो रहा है, इसका प्रयोग हो रहा है। विसर्ग का प्रयोग करेंगे, जैसे प्रातः काल, प्रातः काल, जैसे अंतस्थ, अंत्यस्थ। ठीक है, प्रातः काल, अंत्यस्थ। अनुस्वार में आपका अंक है, संजय है, ये मैंने आपको बताया। तो जो आयोग बा आपके बचे थे वो आयोग बा भी हमने कंप्लीट करा दी। आयोग बा की संख्या 2 होती है। गुरु कामता प्रसाद ने बताया है जो वर्ड न स्वर में प्रयोग हो और ना वो व्यंजन में प्रयोग हो उन्हें हम क्या कहते हैं, आयोग बा कहते हैं। ये होता है अंग, उसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। और जो अंग है होता है जैसे उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे अनुस्वार के उदाहरण दिए अंक है, संजय है, संविधान है। इसके उदाहरण दिए प्रातः काल है, अंत्यस्थ है। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो वर्णमाला थी दोस्तों, वर्णमाला का हमने क्या कर दिया, वर्णमाला का एंड, मतलब ये लास्ट पार्ट था। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट पार्ट था। ठीक है, ये लास्ट पार्ट था। अब हम कल आपकी इसकी जो हिंदी है, हिंदी का जो टॉपिक शुरू करेंगे, या तो संधि शुरू करेंगे या हम समास करेंगे। और अगर
आप लोगों को कोई और टॉपिक चाहिएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको वो टॉपिक करा देंगे। और हमें तो पूरी ही हिंदी पढ़ानी है, फ्री में हम पूरी हिंदी पढ़ाएंगे, चाहे यूपी पुलिस का पेपर दो, चाहे यूपीएसआई का पेपर दो। कहने का तात्पर्य आप किसी भी पेपर को दो जिसमें हिंदी आती है तो हम उसका पूरा कोर्स आपको फ्री में कराएंगे। जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।